900 इजरायली सेना के जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी माएँ हैं, उन्होंने आईडीएफ को चिट्ठी लिखी है कि राफा में हमारे बच्चों को मरने के लिए मत भेजो। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। 15 मई 2024 आज हम कोशिश करेंगे दो प्रस्तावना आपके सामने दें। ये जो एक जनरल पिक्चर उभर के सामने आ रही है, नई पिक्चर जिसमें इजराइल पूरी तरीके से हारने की कगार पे है, और फिर दूसरा जो डेली राउंड अप है, जो कि बाद में हम कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं रायबरेली में हूँ, अमेठी, लगातार मैं इन दोनों रीजन्स को देख रहा हूँ। यहाँ पर स्थिति रायबरेली में अच्छी है कांग्रेस की, लेकिन अमेठी में जो है वो एक टफ कॉन्टेस्ट एक बना हुआ है, और अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेठी आ रहे हैं, हालांकि रायबरेली नहीं आ रहे। तो देखिए, हम मुद्दे पे आते हैं। 900 जो खास तौर पे जो माएँ हैं आईडीएफ इजरायली सोल्जर्स की, उन्होंने चिट्ठी लिखी। आईडीएफ जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हैं योआव गैलेंट, और जो आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ है हर्जी हलेवी, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारे बच्चों को तुम मौत में क्यों भेज रहे हो। और उसमें उनका जो आर्ग्यूमेंट था, एक अनत नाम की एक इजरायली सोल्जर की माँ, एक ईदा नाम की इजरायली सोल्जर की माँ, ईदा के का तो बेटा राफा में जा रहा है, उसने व्हाट्सएप किया, वो नहीं जाना चाहता है। और अनत ने कहा कि शुरू में हमको लगा कि भाई इजराइल सेना जाए गाजा में, हमास को ख़त्म करने के बिना, हमास को ख़त्म किए बिना कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने बच्चों को लड़ने मरने भेज दिया। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत सालों से इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, और राफा में इतने दिनों से बात हो रही है, और उसमें तो पूरी तरह से हमास तैयार। और ये बात आप देख चुके हैं पिछले प्रसारणों में मेरे, कि किस तरीके से हमास ने वहां पर 50 की कमांडो फोर्स इजराइल के पीछे किया। अभी इजराइल एक लेवल के आगे बढ़ नहीं पा रही है। जो जॉर्ज स्ट्रीट है राफा में, बिल्कुल देखिए, आप एकदम उसके इजराइल बॉर्डर के पास है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही है। लगातार जो ये सहल सदर जो बैरिक्स हैं, उन बैरिक्स को, जो इजराइल के खुद के बैरिक्स है, वहां पर भी इजराइल काबिज नहीं हो पा रही है, कहीं घुस ही नहीं पा रही है। तो माएँ जो हैं 900 लोगों की, देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शुरू में हमने कहा ठीक है आप भेजो, और अगर हमास को आप, जो नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, तो उनका करो, समय दिया। अब 7वां महीना हो रहा है, और अब वो क्या कह रही है? देयर इज नो प्लान बाय नेतन्याहू। नेतन्याहू के पास कोई प्लान नहीं है, हमारे बच्चों को ऐसे ही मरने भेज रहा है। आप देखिए, स्थिति बहुत नाजुक हो गई है गाजा में, ये इजराइल में इतनी नाजुक हो गई है कि कभी भी नेतन्याहू का तख्ता पलटा जा सकता है। जहां पर देखिए साइन होगा, जब हर्जी हलेवी जब रिजाइन जैसे ही करेंगे, नेतन्याहू का सत्ता, ये नेतन्याहू का तख्ता पलट जाएगा, और नेतन्याहू के तख्ते के पलटते ही हमास की जीत डिक्लेयर हो जाएगी। मतलब कोई इसमें अब दो राय नहीं रह गई है, हमास जीत रहा है। और उसमें आप पूरी सिचुएशन देखिए किस तरीके है। आपको ये पता है, पिछले 3 दिनों में, मतलब हम तो काउंट ही नहीं रख पा रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले खबर आई थी कि 24 घंटे में 50 इजरायली सैनिक घायल हुए। कल खबर आई कि 12 घंटे में 24 इजरायली सैनिक घायल हुए। उसके बाद खबर आई कि कम से कम 6 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। उसके बाद इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। और पिछले 3 दिनों में, क्योंकि क्या हुआ है, इजराइल ने ये कोशिश की कि हम नॉर्थ गाजा, जिसको वो छोड़ चुका था, वहां से फोर्स विड्रॉ कर चुका था, उसको हम राफा में घुसने के पहले हम उसको फिर से ऑक्यूपाई करें। क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि हमास लौट आया है, वहां हमास लौटा है। हमास कभी गया ही नहीं था, सच्ची बात तो ये। लेकिन चलिए, हमने मीडिया की बातें मान ली, हमास लौट आया, तो उन्होंने फिर से हमला किया। और उसके बाद जो आईडीएफ ने हमला किया नॉर्थ गाजा पे, जबलिया में, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, वहां जो लड़ाई लड़ी है, अभी एक लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। पूरा एक, मतलब आप सोचिए, गड्ढे हैं, और वहां उसके बगल में इजरायली टैंक्स खड़े हैं, उधर 2 इधर खड़े हैं, एक उधर खड़ा है, और गड्ढों में से एक बड़ा एक्सप्लोसिव, शुआत एक्सप्लोसिव बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोसिव लेके एक आदमी, हमास फाइटर, उन टैंक्स के पीछे से जाता है, हाथ से रखता है, हाथ से अभी भी रख रहे हैं। ये केवल 4-5 महीने पहले जो आपने देखा था वो नहीं है, ये नए सिरे से। और उस समय लाइट एक्सप्लोसिव रख रहे थे, अब की बार हैवी एक्सप्लोसिव, और उन लोगों ने रखा, और उसके बाद वो पूरा एक चक्कर लगा के आया,
इसराइल का कोई भी जो फौजी है उसको पहचान नहीं पाया, वो चक्कर लगा के वापस आया। फिर इजरायली सेना के कुछ जो सोल्जर्स हैं वो इस टैंक से दूसरे टैंक की तरफ बढ़े और यहाँ पर ये जो शुआत एक्सप्लोजिव है यहाँ पर एक्सप्लोड किया जो उसने हाथ में रखा था। उसी समय गड्ढे से एक दूसरा सिपाही निकला, उसने आरपीजी से जो दूसरा जो टैंक खड़ा था वहां मार दिया। तो यहाँ 2 टैंक और उधर 1 टैंक, और उसके बीच में जितने इजरायली सैनिक हैं सब भागने लगे। उसके बाद तीसरे गड्ढे से आप, ये टनल्स नहीं है, ये टनल्स नहीं है, ये गड्ढे हैं। गड्ढों से लोग निकल के मार रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है इसराइल को कि ये हो क्या रहा है। जबलिया में ये हालत हो गई है, मैं आपको बताऊं, कुत्ते की तरह, कुत्ते की मतलब की मौत तो मारे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। और इस पूरी चीज को आप जितना भी वर्ल्ड मीडिया से छुपा लीजिए, अल जजीरा भी बेचारा जो है उसको तो खैर इन्होंने प्रसारण ही उसका रोक दिया है, उसके इतने लोगों को मार दिया। लेकिन जो खबरें हमको आ रही हैं अपने गुप्त सोर्सेस के द्वारा, वो खबरें ऐसी हैं कि जो देखिए सीधे सीधे ये दिखा रही हैं कि जबलिया में, उसके बाद अल जैतून में, 2 जगह इसराइल ने सोचा था, अल जैतून ईस्ट, जबलिया नॉर्थ, गाजा में। तो आईडीएफ ने सोचा था कि हम उधर वहां से हमला करेंगे, जबलिया में, अल जैतून में हमला करेंगे। जो हमास के लोग वापस आ गए हैं उनको हम फिर से टैकल करेंगे और हम ऐसी लड़ाई यहाँ लड़ेंगे ताकि हमास के जो राफा ब्रिगेड है वो यहाँ आ जाए। लेकिन हमास को तुमने मारा ही कहाँ है? हमास के कितने लोग बचे? अब आप सोचिए, अब आप इसको जरा, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ इस पे गौर कीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि जो करीब 30 से 35 हजार जो लोग मारे गए हैं, जिसके उसने कहा है कि जो पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी जो हमास के कंट्रोल में है गाजा में, पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आंकड़े इशू कर रही है कि 34,000 से करीब 34,000 लोग मारे गए हैं 7 अक्टूबर के बाद से। तो उसमें नेतन्याहू कह रहा है कि आधे उसमें हमास के 34,000 में। वो 34,000 नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि 34,000 ज्यादा है, 30,000 मारे गए। तो 30,000 में वो मान रहा है 15,000 सिविलियंस हैं और 15,000 हमास के। उसने क्या कहा नेतन्याहू ने कि कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस इज 1 to 1, मतलब एक अगर मिलिटेंट मारा जा रहा है तो एक सिविलियन मारा जा रहा है। अगर हम ये बात मान भी लें नेतन्याहू की, तो उन्हें 15,000 हमास के लोग मार दिए। पर हमास की स्ट्रेंथ कितनी है? अभी कल ही मैंने आपको फिगर बताया कि मिनिमम स्ट्रेंथ उसकी 40,000 है, जो कि मिनिमम है। बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की स्ट्रेंथ को मिला के लाखों की फोर्स हो जाती है। तुमने अगर 40,000 में से 15,000 मार दिए, 25,000 बचे हैं, 25,000 और 15,000 ने तुम्हारी भुज भर दी, हजारों सैनिकों को मार दिया, 27,000 सैनिकों को घायल कर दिया। और इसमें झूठ देखिए क्या है, इसमें झूठ यह है एक्चुअली जो 34,000 का आंकड़ा है उसमें जो फाइटर्स हैं वो मुश्किल से 1 या 2,000 हैं, बाकी सब सिविलियन है। क्यों? क्योंकि औरतें और बच्चों के, यहीं पर नेतन्याहू फंस जाता है जो कहता है कि 15,000 सिविलियन और 15,000 लड़ाके। तो जो औरतें और बच्चे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है इस 34,000 में जो मारे गए। और जिस तरह और जो औरतें मारी गई हैं, घरेलू औरतें, जो बच्चे मारे गए हैं, वो क्या हमास के हैं? अगर जो 34,000 में मान लीजिए 15 से 17,000 औरतें और बच्चे मारे गए, ठीक है। अब 15 से 17, तो क्या मतलब कि 15,000 हमास के मिलिटेंट, 15,000 औरतें और बच्चे, तो हो गया 30,000। तो बाकी मतलब कोई सिविलियन मर्द मरे ही नहीं कि औरतों घर पूरे के घर साफ हो गए, बच्चे मर गए, उनकी माएँ मर गई और उनके हस्बैंड नहीं मरे, वो सब हमास के थे। और कितने ज़ईफ लोग, बुढ़े करीब, मतलब जो ज़ईफ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उसमें से कम 5,000 लोग मारे गए हैं। तो वो क्या हमास के हैं? तो फाइटर्स की बात कर रहे हो तो तुम ये बात कर रहे हो कि भाई कम से कम जो वहाँ पर है कि 16 साल से लेके 34, 35 साल, 40 साल तक, बल्कि फाइटर ज़्यादा भी होते हैं वहाँ पर, 45 साल के भी। इस पूरी रेंज में जो हमास के फाइटर्स हैं वो 15,000 कैसे मर गए? तुम्हारा खुद की, तुम्हारी गणित कमज़ोर है, तुम ये देख ही नहीं रहे हो। और जो बाकी 15,000 मारे गए हैं उसमें से सारे औरतें और बच्चे हैं क्या? तो ये जो बात है देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और इसी चीज़ पे सारा कुछ टिका। 177 हमले, 177 हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पिछले 3 दिनों में
केवल जबलिया और अल जैतून में किए, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं जो राफा में किया। राफा में वहाँ इजरायली फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जॉर्ज स्ट्रीट में फंस गई हैं, वहाँ जो मस्जिदें हैं वहाँ पर फंस गई हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पा रही, वो एक दीगर बात है। लेकिन 177 इसका मतलब ये क्या, ये जो कुछ बचे कुचे लड़ाके हैं वो हैं। और तुम्हारी बात चलो मान भी लें, 25,000 तो तुम भी मान रहे हो ना, 25,000 वो हैं, नहीं फिर वो कहेंगे नहीं हमास के 40,000 नहीं 20,000 थे, हमने 15,000 मार दिए, 5,000 बचा। अभी इसका क्या जवाब है बताइए? इसका जो तुम तथ्य को नकारोगे, जो सच्चाई है उसको नकारोगे, तो उसका इलाज क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो चिट्ठी लिखी माओ ने, इससे पूरा नेतन्याहू हिल गया है। अब प्रोटेस्ट और बढ़ रहे हैं, इजराइल में प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा मिलिटेंट हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये स्थिति आने वाली है कि इजरायली पुलिस को अपने ही स्टूडेंट्स पे गोली चलानी पड़े, अपने ही सिटीजन्स पे गोली चलानी पड़े। उधर इजरायली स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जो है वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट अपराइजिंग हो रही है गाजा के पक्ष में, उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ उनका भी एक अलग से एक मोर्चा खुलने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के कैंपस को कब्जा करेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मूवमेंट की बात है तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी घटनाएं हुई, बहुत बड़ी घटनाएं हुई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से, जो इंग्लैंड की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसका जो ट्रिनिटी कॉलेज, सबसे अमीर कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज में जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया इंग्लैंड में और उनके कैंपस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या हुआ? तो ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्होंने इनिशियली $78,000 एक टोकन, $78,000 जो एल्बिट डिफेंस सिस्टम में इजराइल के इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ किया। अभी $3.2 मिलियन ट्रिनिटी कॉलेज ने अभी टोयोटा, बार्कलेज बैंक और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक, इस तरह रोल्स रॉयस, क्योंकि रोल्स रॉयस जो है, जो कंपनी बनाती है रोल्स रॉयस, वो हथियार भी बनाती है जो इजराइल भेज जाते हैं। तो ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज का, $3.2 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया हुआ है इन सब कंपनीज में। बार्कलेज बैंक जो डायरेक्टली इजराइल की जो वॉर फंडिंग करता है, उसके बाद जो टोयोटा है वो भी मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है, और उसके बाद जो है एक जो सबसे, हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक जो है इजराइल को हर तरह की लॉजिस्टिकल सपोर्ट करता है। तो ये सारी कंपनीज में $3.2 मिलियन इन्वेस्टेड है। और एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ट्रिनिटी कॉलेज ने कैटरपिलर, जो अमेरिकन फर्म है जो इजराइल के लिए बुलडोजर बनाती है, जो बुलडोजर आप देखे होंगे कि वो पूरा मकानों को ध्वस्त करते हैं, ये करते हैं, वो बुलडोजर इजराइल के लिए वो कैटरपिलर अमेरिकन फर्म बनाती है, जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज का इन्वेस्टमेंट। अभी तो 78,000 उन्होंने जो एल्बिट सिस्टम में इन्वेस्ट किया है, एज अ टोकन विड्रॉ किया। एल्बिट सिस्टम में उन्होंने काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। ये देखिए ट्रिनिटी कॉलेज ने किया। आप समझ नहीं सकते इस चीज को। ट्रिनिटी कॉलेज सबसे ज्यादा एक मतलब दुनिया की एस्टैब्लिश, सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव, जो कभी भी किसी तरीके के वॉर में या इसमें, आप सोचिए इराक वॉर के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हुए, इवन वियतनाम वॉर के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए थे वो कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज को उन्होंने नहीं छुए थे। लेकिन आज क्या स्थिति है गाजा के पक्ष में, मैं तो आपको ऐसी हैरत अंगेज चीजें अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप अंत तक बने रहिएगा कि वो चीजें अगर आप सुन लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, ऐसी चीज हो रही है जो कभी नहीं हुई, इतिहास में कभी नहीं हुई। बार बार जो हमास और रेजिस्टेंस कह रहा है कि हम एक नया महाकाव्य लिख रहे हैं, नए तरह से हम पूरे इतिहास को लिख रहे हैं, वो बात सच है, वो बात 100% सच है। आप बताइए ना कि ये कब हुआ? अच्छा, ट्रिनिटी कॉलेज, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम सुना होगा आपने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो इतना फेमस है, हर तरीके से उसके जो एलुमनाई हैं वो दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, सब चाहते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मार्शल हॉल आप देख लीजिए, आप गूगल में सर्च करिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE मार्शल हॉल कब्जा हो गया, स्टूडेंट्स ने कब्जा कर दिया, ये कब्जा कर लिया। और उन्होंने प्रेशर डाला है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो इजराइल के बहुत सारे फर्म्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, कुछ इजरायली यूनिवर्सिटीज को फंड करता है, वो भी उससे डाइवर्स्ट करे, वो विनिवेश करे, अपना इन्वेस्टमेंट वो वापस ले। उसके बाद एक स्कूल ऑफ एशियन एंड ओरिएंटल स्टडीज, SOAS, स्कूल ऑफ एशियन
ये स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, SOAS, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है और एक बहुत बड़ी संस्था है। मतलब जो पूरी दुनिया में जो हर देश का डिपार्टमेंट है, इंडिया का अलग डिपार्टमेंट है पढ़ाई के लिए, इंडिया का अलग डिपार्टमेंट है, सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज को लेके उन्होंने 4-5 जोन्स बनाए हैं। उसमें सारे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनका अलग डिपार्टमेंट है। और एशिया में आप देखिए तो चाइना से लेके और जापान तक वहाँ कम से कम 40 से ऊपर तो भाषाएं सिखाई जाती हैं SOAS। तो ये जो पूरी SOAS का जो वो है मेन जो बिल्डिंग है वो कैप्चर हो गई, छात्रों ने कैप्चर कर लिया। और वहाँ पर SOAS और LSE दोनों में पुलिस हमलावर नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा है कि हम मिल बैठ के बातचीत करके स्टूडेंट से हम ये संभाल लेंगे। जिस तरह से अमेरिका में वायलेंस हुआ, जो कैलपॉल यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस की UCLA में जो वायलेंस हुआ, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NYPD हमलावर रही, वो सारी स्थितियाँ यहाँ जो इंग्लैंड में जो ये कब्जे हो रहे हैं ये नहीं हो, ये उससे नहीं हो पा रहे। और आप ये समझ लीजिए इंग्लैंड और अमेरिका इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की जो पूरी संस्था है दुनिया में, जो इजराइल को बचा रही है और पूरा इजराइल को बचाना चाहती है, उसके नर्व सेंटर्स हैं। और जो स्टूडेंट्स ने कॉल दिया है कि इम्पीरियलिज्म के कोर में मारो, इम्पीरियलिज्म के कोर में मारो, इम्पीरियलिज्म के पेरीफेरी में इजराइल में तो युद्ध चल रहा है, इम्पीरियलिज्म के कोर में मारो, जो अंडर बेली है, जो जहाँ पर एक्चुअली जहाँ से वो सांस लेता है उसके कोर में जाके मारो। ये लड़ाई दुनिया में अमेरिकन हेजेमनी, डॉलर हेजेमनी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के खिलाफ विद्रोह हो गया। मैं साफ साफ मैं चैलेंज करता हूं, कोई बुद्धिजीवी आए जिसके पास दम है, जिसके पास दम है, कोई भी बुद्धिजीवी आए और मेरे सामने बहस करे इस बारे में। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने नहीं जा सकते बहस करने, मेरे सामने कोई आए इस चीज पे बहस करे। अब जो ये विद्रोह हो गया है, इससे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी चीज। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड पे क्या फर्क पड़ रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक प्रस्ताव, एक आइडिया लेके वो आए थे, उस पर काम भी शुरू हो गया था। IMEC कॉरिडोर, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। क्या IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। इसमें यह था कि भारत को मिडिल ईस्ट के माध्यम से यूरोप से लिंक किया जाए, एक रेल लाइन बने, क्लीन हाइड्रोजन जो पाइपलाइन है वो बने, और उसमें इजराइल था ही, क्योंकि इजराइल के थ्रू ही वो जाना था पूरा। और IMEC का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, ये पूरा ध्वस्त हो गया। अभी बनना बस शुरू ही हुआ था। और अभी से इसमें जो तमाम देश है, भारत सहित, वो इसमें बहुत सारे एक ऑब्जेक्शन लगाने लग रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाने लग रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और बताया आपको कि भारत जो भारत है, उसने अभी जो फिर से ईरान से और इस तरह से उन्होंने फिर से जो कुछ तेल ईरान से भारत लेता है, तो फिर से अमेरिका ने उसको वार्न किया कि जो इस तरह से अगर आप ईरान से तेल लेंगे और ये करेंगे तो हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उन्होंने जवाब दिया इसका कि आप खुद जो है ये दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, खुद आपके स्टूडेंट सड़क पे हैं और आप ये कह रहे हैं। बताइए, जयशंकर एक एनडीए सरकार जो प्रो अमेरिकन, प्रो इजराइल मानी जाती है, वो ये बयान दे रहा है। अब आप सोचिए, और वो पूरा एक तरह से एंटी अमेरिकन और एंटी नेटो बयान दे रहा है और कह रहा है कि हम चाहे ईरान से करें, चाहे हम रशिया से करें, हमें करने का पूरा अधिकार है, हम आज़ाद देश है। ये जो देखिए बात हो रही है, इसीलिए जो IMC, ये जो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसको हम लोग RBI कहते हैं, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, चाइना कई इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक वहाँ से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए यूरोप तक, एक वो इंडिया से भी उसने प्रपोज किया है। अफ्रीका में उसने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बहुत बनाया। पूरी जो कोशिश है, जो अमेरिका जब ये ग्लोबलाइजेशन का लीडर था, तो वो कहता था हम तय करेंगे कि पूरी दुनिया को कैसे जोड़ा जाए। आज चाइना, और फिर चाइना ने उसको आज से करीब 5-6 साल पहले चैलेंज करना शुरू किया अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से कि हम जोड़ेंगे, चाइना जोड़ेगा पूरी दुनिया।
और रशिया भी चाइना के साथ, ईरान भी चाइना के साथ। अब वो जो लड़ाई है वो यहां आ गई है कि गाजा में जो पूरा विद्रोह हुआ है, जो गाजा में हमास ने इजराइल को फंसा दिया है, उसकी वजह से जो ये दोनों ये चाइना की का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है वो तो सेफ है, लेकिन अमेरिका के जो जितने भी इनिशिएटिव्स थे कि हम दुनिया को जोड़ेंगे वो खटाई में पड़ गए। और ये देखिए सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल IMEC, इंडियन, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये बात याद हो, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। ये पूरा जो बनना था, इसमें जो इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आना था, वो इन्वेस्टर्स पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसकी वायबिलिटी क्या है, इजराइल कल को रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी वायबिलिटी क्या है। अभी आप हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, एक गुरिल्ला फोर्स को जिसके पास कहीं से भी उस तरह से ये टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हथियार नहीं है, उसको तो नहीं हथियार, उसको तो हरा नहीं पा रहे। उसने आपकी नाक में दम किया हुआ है और आपको बार बार हरा रहा है, बार बार, मतलब इतने ज्यादा बार, 177 अटैक्स इन द लास्ट 3 डेज, और जिसमें मतलब अब तो गिनती भी भूल गए कि सैकड़ों इजरायली सैनिक घायल हैं, कितने मारे गए। और पूरा राफा इनिशिएटिव में इजरायली सोल्जर्स की माएँ लिख रही हैं इजरायली सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, IDF हेड ऑफ स्टाफ को कि भाई हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहते, तुम क्यों पीछे पड़ गए इस चीज के। अब तो ये आप देखिए कि ये जो पूरी सिचुएशन है। अच्छा, IMEC की बात हो गई। अब देखिए एक दूसरा इनिशिएटिव, एक और इनिशिएटिव अमेरिका ने प्लान किया था कि इंडिया के पैरेलल, ये उस समय की बात है जब अफगानिस्तान पे अमेरिका का कब्जा था, तो उस समय उसने एक प्लान किया था कि अफगानिस्तान से होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप तक जाए। ठीक, अब वहां पर से अफगानिस्तान से इनको विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसको जिंदा रखा, उसको सेंट्रल एशिया की तरफ मूव कर दिया, क्योंकि जो 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह से तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये रशिया के साथ भी हैं, लेकिन अमेरिका का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दखल है। तो उन्होंने कहा था उज्बेकिस्तान से हम निकालेंगे। उज्बेकिस्तान सरकार ने मना कर दिया। भाई है तो वहाँ भी मुस्लिम गवर्नमेंट है, वह मुस्लिम देश है, और उसने सीधे मना कर दिया। और उसके बाद वो आर्मीनिया से होकर जा रहा था। आर्मीनिया क्रिश्चियन देश है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मीनिया क्रिश्चियन देश होने के बावजूद ईरान के साथ है, और अजरबैजान मुस्लिम होने के बावजूद इसराइल के साथ। तो इसलिए यहाँ पर कोई धर्म की बात है ही नहीं, ये सीधे सीधे जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, जो बड़े पूंजीपति हैं और जो छोटे पूंजीपति और किसान और मजदूर और सैनिक हैं, जो तीसरी दुनिया के देशों में, उनके बीच की जंग है। तो ये जो देखिए जंग है, इसमें अब देखिए क्या हो रहा है। अब कम्युनिस्ट फोर्सेस एंटर कर गई। जो अमेरिका से बयान आया कि वहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट आया, और जो लॉस एंजलिस में जो एक अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट फोर्सेस है लॉस एंजलिस में, उनका बयान था, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोगों की दुनिया के सामने ये जो सच्चाई सामने आ गई कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़, इनके चेहरे, इनका पूरा काम, ये लोग इजराइल में इन्वेस्ट किए हुए थे। ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? आप इजराइल में इन्वेस्ट किए हुए, इजराइल नरसंहार कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए हुए हैं, वो कभी भी ज़्यादा हमलावर हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट इशू कर सकता है कभी भी नेतन्याहू और सबके खिलाफ। और आपने अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ ये सिखाया जाता है कि देखो चाइना में तानाशाही है, रशिया में तानाशाही है, लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो लिबरल, ये फ्री स्पीच, लिबरलिज्म, इस तरह की बातें करता है, उसका असली चेहरा क्या है? ये जो लॉस एंजलिस के जो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने एक साफ एक लीफलेट इशू किया। उनका बड़ा प्रभाव है। जो अभी छात्र आंदोलन चल रहा है पूरे अमेरिका में, खासतौर पे कैलिफोर्निया स्टेट में, वहाँ उनका बड़ा प्रभाव है, और उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है एरिजोना में। एरिजोना एक तरह का मतलब कंजर्वेटिव एक अमेरिकन वो है, स्टेट है एरिजोना, वहाँ पर वहाँ की यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कोलोराडो भी एक तरह से जो अमेरिका की जो बाइबल बेल्ट है, या जो रिपब्लिकन्स को वोट करती है, उसका हिस्सा, लेकिन वहाँ भी कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट फोर्सेस इस तरह से उभर के सामने आ जाएंगी, इसका मतलब ये लंबे समय से काम कर रही थी, और ये लोग हमास के टच में थे।
और जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट इनका जो अलायंस है पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ, और इनके पीछे जो ईरान, रशिया, चाइना सबकी बैकिंग है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ही, यमन, हिजबुल्ला, हमास, तो इराक, तो ये जो पूरा एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स बन रही है। मैं फिर उस चीज़ पे आता हूँ कि आप इसको गौर करिए कि जिन माओ ने जो माँ हैं उन्होंने जो इजरायली जो डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है, वो अमेरिका के मुंह पे तमाचा है। आप बताइए, अमेरिका के मुंह पे तमाचा है कि नहीं? वो पूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि तुमने जो हमसे कहा था, जो बातें तुमने कही थी, हमास को हराना तो चलिए एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन तुमने जो हमसे कहा था कि हम जाके अपने होस्टेजेस को छुड़ाएंगे, हम जाके जो है सब कुछ ठीक कर देंगे, कहाँ सब कुछ ठीक हो, और तुम ज़्यादा उसमें फंस गए हो। अब इसराइल के सामने आप देखिए चॉइस क्या है। 170 हमले हमास कर चुका है। इसराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ अंत करे। एक खबर आपको और देते हैं, एक खबर बहुत ज़बरदस्त खबर है। अब आप सोचिए, गाजा से टूनीसिया देश है अफ्रीका में, मुस्लिम, मतलब ये मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया, गाजा से टूनीसिया का जो डिस्टेंस है वो 2500 किलोमीटर, और नेबुल नाम की एक जगह है टूनीसिया में जहां फिलिस्तीनी जो बहुत सारे जो फाइटर्स भी जो घायल हुए और सिविलियन भी वहां इलाज करा रहे। आज खबर आई है नेबुल में ट्यूनीशियन सरकार ऑफिशियली इजराइल के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए 2.5 मतलब जो पूरी बॉम्बिंग चल रही है, ये सब हो रहा है। आप नेटवर्क देखिए, हमास का नेटवर्क देखिए कि उनको कैसे टूनीसिया ले गए। ये भी नहीं कि कतार ले जाएं, इजिप्ट ले जाएं, नहीं, क्योंकि कतार और इजिप्ट में दूसरे तरह का खतरा है। इजिप्ट में मोसाद एजेंट्स हैं, उनको नेबुल ले गए 2500 किलोमीटर, NABEUL, नेबुल, आप सर्च करिए इसको, और उसमें वहां पर ले जाके टूनीसिया में। और अभी क्या हुआ है कि जो तमाम पैलेस्टीनियन फैक्शन हैं उन्होंने मिल के उसका दौरा किया हॉस्पिटल, और जहां पर एक स्पीच दी गई, जहां पर ये पूरी बात हुई, पूरी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से हम जो घायलों का हम इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे घायल वहां पर हैं, मतलब आप सैकड़ों की संख्या में। तो ये चीज कैसे संभव हुई? उसके बाद इसी तरीके के बताया जाता है, अभी खुला नहीं है, इसी तरह के कई और, मोरक्को में, अल्जीरिया में, जो कि इतनी दूर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ से मतलब इराक के कुछ हॉस्पिटल्स में, बताइए कैसे वो पूरा एक नेटवर्क आप सोचिए होगा ना। घायलों को ट्रांसपोर्ट करना आसान बात है, इतने लंबे मतलब उसमें। तो ये देखिए पूरा एक इसके पीछे तो तमाम अरब देश हैं जो ऊपर से अभी खुल के इजराइल के खिलाफ नहीं आ रहे हैं, या उन्होंने अपना रिश्ता जो अच्छा, वो तो देखिए जो IMEC की बात थी, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें सऊदी अरेबिया वगैरह सब थे, और ये था कि भाई वहाँ बड़े बड़े वो बनेंगे, पाइपलाइंस बनेंगे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया बिल्कुल मॉडर्नाइज हो जाएगा, और उससे एक रास्ता जाएगा यूरोप, और भारत से इजराइल, सऊदी अरेबिया पूरा होते हुए यूरोप। अब आप सोचिए कि ये क्या, सऊदी अरेबिया से रिश्ता ही नॉर्मलाइज नहीं हुआ इजराइल का, खत्म हो गई बात। तो जब रिश्ता ही नॉर्मलाइज नहीं हुआ है तो सऊदी अरेबिया क्या उसमें पार्टिसिपेट करेगा? वो पीछे हट रहा है। अब देखिए जो यहाँ पर जो उधर, अच्छा हाँ, टर्की में भी कुछ वुंडेड का इलाज होता, वो भी आप सोचिए कैसे क्या हो। वो तो कहीं ना कहीं इन्होंने सऊदी अरेबिया का रूट लिया होगा या लेबनान का रूट लिया होगा। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जब सऊदी अरेबिया से लोग निकले हैं उधर। ये कोई सऊदी अरेबिया की रिजीम की मर्जी से नहीं निकले, ये सऊदी अरेबिया में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेना का और अधिकारियों का जो फिलिस्तीनी कॉज से सिंपथी रखता है, ये उसकी वजह से उन्होंने फैसिलिटेट किया ये। और उन्होंने राजा को, मतलब ऐसा नहीं राजा को पता नहीं, राजा को पता है, लेकिन राजा कर क्या सकता है? आप देखिए ये जो बातें लोग कहते थे कि तानाशाह, मतलब सऊदी अरेबिया का राजा कुछ भी करता, अरे क्या यार, तुम्हारे यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, तुम्हारे यहाँ की जो सेना है, सीधे सीधे तुमने कहा था कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे, और तुमने कहा था हम अपने यहाँ किसी इस तरह से किसी का इलाज नहीं होने देंगे, और तुम्हारे नाक के नीचे सऊदी अरेबिया से जो फिलिस्तीनी पेशेंट्स हैं जो घायल हुए हैं, वो कितने
सैकड़ों की संख्या में कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गए हैं, ये पता ही नहीं किसी को। ये पता ही नहीं है किसी को। क्या मोह रह गया सऊदी अरेबिया, आप बताइए, क्या मोह रह गया? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो इजराइल में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। ये एक नई दुनिया की नींव रख रहा है। और इस चीज़ को कोई भी कहे कि अरे मीडिया नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखा रहा, अरे भाड़ में जाए मीडिया। मीडिया की कोई ये क्या औकात है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय मीडिया था क्या? अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय मीडिया क्या था, मतलब था क्या? 1857 इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, उसका शासन खत्म हम भारतीयों ने कर दिया, हिंदू मुसलमानों ने मिल के 1857 में। उसका उस समय मीडिया थी क्या? तो लेकिन उन सारी वो घटनाएं हुई और उन घटनाओं का एक विश्व पे व्यापक प्रभाव पड़ा। अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होती, अमेरिका नहीं होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता, तो बहुत सारे क्रांति के आइडियाज नहीं आते, 1857 नहीं होता तो एशिया में क्रांतियां नहीं होती। ये सारी इन सारे घटनाओं ने, जिनको मीडिया ने बिल्कुल भी कवर, मतलब उस समय मीडिया था ही नहीं, और जो था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो मीडिया तो मतलब कोई उसका रोल नहीं था। उसी तरह से आप सोचिए, आज ठीक है बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये है वो है, इंटरनेट है, साला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, ये भी आ गया है, वो भी आ गया है, लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीज़ों के होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो इतिहास के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो सड़क पे तय होते हैं, वो संसद में तय नहीं होते हैं, वो मीडिया में तय नहीं होते हैं। इतिहास के बड़े मुद्दे सड़क पे तय होते हैं, और सड़क पे तय करके हमास ने, फिलिस्तीनियों ने दिखा दिया कि सड़क के वो बादशाह हैं। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोगों को मैं फिर से कहता हूँ, इसमें आप ज़रूर कमेंट करिएगा। एक बात और है, 1857 पे मैं सीरीज शुरू करना चाहता था 10 मई से ही, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव भी हैं यहाँ, उसके बाद इसकी भी कवरेज करनी है पैलेस्टाइन की, उसकी मैं देखिए लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन आपसे ये वादा है कि मैं उसको 1 जून से और उसका जो 10 मई से 1 जून तक क्या हुआ उसका पूरा बताते हुए 1 जून से मैं रेगुलर जो है 1857 की जो लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में हम वीडियोस जारी करेंगे, और वो थोड़ा छोटे वीडियोस होंगे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, लेकिन इसी तरह से डिटेल हम उसमें एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। आज की बातचीत यहीं तक। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दूसरा वीडियो भी आज जारी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।